सुप्रभात छात्राओं, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वितान भाग 2 से प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई है, इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, यशोधर बाबू के बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के बाद से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लदे हुए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे और पले बढ़े। इसी कारण से वे उन परंपराओं को नहीं छोड़ पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्शों को मानने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुट गए। एक आदर्श पुरुष के रूप में किशनदा के जीवन को ही अपनी जिंदगी के लिए मार्गदर्शक के तौर पर मान रखा था और इसलिए उन्हीं के सिद्धांतों, तौर तरीकों एवं जीवन शैली को अपनाने लगे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी हैं। वह बच्चों से कदम मिलाकर चलती हैं, अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं और वे बेटी के कहे अनुसार ही कपड़े पहनती है। बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती और समय के साथ अपने को बदलती रहती है। लेकिन यशोधर बाबू अपने को बदलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जीवन के नए मूल्यों में विश्वास नहीं है। वे अपना जीवन जैसे जी रहे थे उसे ही उपयुक्त मानते थे। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? उत्तर, जो हुआ होगा ये वाक्य पाठ में पहली बार तब आती है जब यशोधर बाबू को किसी रिश्तेदार ने किशनदा की मृत्यु के बारे में पूछते हैं तो यशोधर ने बिना मन के जवाब देते हैं, जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं वे कैसे मरे। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बावजूद भी बीमार से मर जाते हैं और उनकी जो हुआ होगा से मृत्यु हो जाती है। वास्तव में यहाँ किशनदा की मृत्यु मात्र मृत्यु ही नहीं है, प्रतीकात्मक रूप से अनेक आदर्शों की भी मृत्यु है और उनके आदर्शवादी पुरुषों के साथ यही समझा जाएगा कि जो हुआ होगा, ये जो वाक्य है एक प्रतीक के तौर पर हमें एक सामाजिक परिवर्तन से भी परिचित कराता है कि कैसे आदर्शों से पीछे हट रहे हैं। जो हुआ होगा के अनेक अर्थ छवियां हैं, जैसे पता नहीं कैसे, क्या पता किस कारण से और ना जाने कब। इन सभी संदर्भों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? इसका उत्तर इस तरह से है, यशोधर बाबू प्रायः हर वाक्य के प्रारंभ में
somehow improper शब्द का प्रयोग करते हैं। ये उनका तकिया कलाम बन चुका है। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व पर और कहानी के कथ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्हें जब भी जो भी बात अनुचित लगती है या सही नहीं लगती है तो वे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। somehow improper इस वाक्यांश का उनके जीवन पर और कहानी पर जो प्रभाव पड़ा है कि उनके पीछे यशोधर बाबू का अपने वक्त से भटक कर पीछे रह जाना प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? तो इसका उत्तर इस तरह से देखेंगे। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह मेरे जीवन को दिशा देने में भी मेरे एक अध्यापक महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे कक्षा में बहुत मन लगाकर पढ़ाते थे। इसके अलावा वे विद्यार्थियों में बहुत रुचि देते थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानने की कोशिश करते थे, उनकी सहायता करने की कोशिश करते थे। मुझे उन्होंने पहली बार स्वाधीनता दिवस पर भाषण देने के लिए मुझे चुना था। भाषण देने के लिए भाषण भी लिखा और कैसे बोलना है यह भी सिखाया। जब मैंने संतोषजनक तरीके से भाषण पूरा कर लिया तब सबसे ज़्यादा प्रश्न उसे हुई और वे मेरी पीठ थपथपाने वाले वही व्यक्ति रहे। फिर उन्होंने मुझे खेल कूदों में, नाटकों में, ऐसे ही दूसरी गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उनका प्रोत्साहन न होता तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वह नहीं हो पाता। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े हमारे अनुभव इस कहानी से पर्याप्त सामंजस्य बिठा पाते हैं। इस कहानी में पीढ़ियों के बीच में आने वाले अंतराल के कारण जीवन शैली में जो अंतर आ जाता है उसका ही मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका दफ्तरों से लेकर परिवारों तक सिर दर्द सा है। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को भी अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में मस्त रहकर आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं। मैं अपने जीवन से यही उचित समझती हूँ कि पुरानी पीढ़ियों को थोड़ा लचीला करके आधुनिकता के साथ अपने आप को सामंजस्य बैठाने का कोशिश करना चाहिए। इसी तरह नई पीढ़ी को भी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को
आदर देना चाहिए और आधुनिकता को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से फिर सामंजस्य नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? तो इसमें 3 तरह के प्रश्न ये दिया हुआ है। इनमें से मैं ख नंबर को उचित समझते हुए इसका चर्चा करूँगी। तो इसका उत्तर इस तरह से है, निम्नलिखित में से कहानी का मूल संवेदना उसे कहेंगे। इसे इसमें मैं ख नंबर का उचित समझती हूँ। पीढ़ी का अंतराल। आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव वाले समय में भी यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं, पर उनका पारंपरिक स्थितियों को अपनाना, जैसे दफ्तरों में, घरों में, लोगों को पसंद नहीं आता, जो कि परेशानियों की स्थिति बना देती। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़े रहना पसंद करते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदना भी अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने किस्म का जीवन जीना चाहते हैं। उनके लिए पुराने मूल्य और संस्कृति अर्थहीन हो चुके हैं। 2 पीढ़ियों के बीच का अंतराल ही जीवन मूल्यों में टकराव पैदा करता है और यही इस कहानी सिल्वर वाइडिंग की मूल संवेदना है। अब प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? इसका उत्तर इस तरह से देखेंगे। अपने घर और विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव होता है, जो इस प्रकार से है। पहला, घर से विद्यालय जाने के लिए स्कूटी एवं कारों का उपयोग होने लगा है। दूसरा, लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना होने लगा है। युवा लड़के लड़कियों का आधुनिक पहनावा तरह तरह के हैं। तीसरा, देर रात तक पार्टियां इत्यादि में शामिल होना, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल पर बच्चों का व्यस्त रहना इत्यादि पसंद नहीं था। बुजुर्गों को ये सब अच्छा नहीं लगने के अनेक कारण हैं। जैसे जब वे युवा थे उस समय इस तरह की सामग्री नहीं थे, संचार के साधनों की कमी थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अपनी भावना में युवाओं को नियंत्रण में रखते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत समय या बहुत ज़्यादा समय देते थे, इसलिए उन्हें सोच और दृष्टिकोणों में बहुत अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच अच्छी नहीं लगती। प्रश्न संख्या 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। तो मेरे अनुसार
उत्तर इस तरह से है। यशोधर बाबू के बारे में हमारी यह धारणा बनती है कि वे जैसे भी हैं पर वे बुरे आदमी नहीं हैं। दिए गए 3 कथनों में से मैं इस कथन से सहमत हूँ कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है परंतु पुराना उससे छोड़ता नहीं। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू एक ऐसे आम व्यक्ति हैं जो नए और पुराने में से किसे अपनाएं और किसे छोड़ दें, इसी उहापोह यानी उलझन में ही रहा करते हैं। वे नए के साथ आना तो चाहते हैं परंतु नया पूरी तरह से उनके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं लगता। वे पुराना छोड़ना चाहते हैं परंतु पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। इन दोनों प्रकारों के विचारों का एक गुण चलता रहता है। ये सभी सिल्वर वेडिंग पाठ के प्रश्न उत्तर थे और आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा अगले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।